तो चलिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं मैसूर की। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मैसूर रियासत जो हुआ करती थी किसी जमाने में, जिसका इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो मैसूर आज कहाँ है? तो आज मैसूर है कर्नाटक में। सबको पता है मैसूर। जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तो आपके हाथ में एक स्याही लगाई जाती है, एक्सक्लूसिव इंक। वो इंक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, और वो इंक आपने देखा होगा कई महीनों तक आपके हाथ में लगी रहती है। तो ये इंक बनाने की जो फैक्ट्री है उसका नाम है मैसूर पेंट्स लिमिटेड। ये भी मैसूर में ही है, और ये केवल और केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंक सप्लाई का काम करते हैं। ये क्वेश्चन चूंकि पूछा जा चुका है इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसी मैसूर की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज ये मैसूर कर्नाटका के अंदर है। जब का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं तब ये कर्नाटका में नहीं हुआ करता था। आप लोगों ने सुना होगा कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद का चुनाव लड़े थे। तो वायनाड कहाँ है? केरला में है। तो उस जमाने का ये जो मैसूर है ये वायनाड डायनेस्टी के अंतर्गत आता था। ठीक है, और तब के मैसूर का ये नक्शा आपको दिख रहा है। कर्नाटका ये है आज का, लेकिन मैसूर ये है। ठीक है, तो मैसूर वॉज द पार्ट ऑफ वायनाड डायनेस्टी। वायनाड वंश का एक हिस्सा था मैसूर। इतनी बात समझ में आ गई। अब जाहिर सी बात है कि जब भी कोई शासक शासन करेगा तो वो अपनी सेना में भिन्न भिन्न जातियों के लोगों को भर्ती भी करेगा। जो अच्छे फाइटर्स होंगे उनको भर्ती करेगा। और जब भी कोई व्यक्ति अपना राज्य चलाना चाहता है, कंपनी चलाना चाहता है, तो वहां पे जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा जाता है। तो वायनाड डायनेस्टी में एक जबरदस्त फाइटर हुआ करते थे जिनका नाम था हैदर अली। और हैदर अली ने ही मैसूर का तख्ता पलट करने के बाद में अपने वंश की स्थापना करी थी, जिसको आगे चल के मैसूर रियासत कहा गया। तो हैदर अली, तो मैसूर की कहानी जो है ये हैदर अली और टीपू सुल्तान से शुरू होती है। ओरिजिनली रूल्ड बाय द वायनाड डायनेस्टी। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुलिस वगैरह की परीक्षा में पूछा जाता है कि हैदर अली का शासन कहां पर था या मैसूर वंश की स्थापना किसने करी, तो हैदर अली ने करी। लेकिन हैदर अली से पहले ये वायनाड का पार्ट था। हैदर अली के बेटे हैं टीपू सुल्तान। तो ये कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान की। अब वायनाड की जो कहानी है वो कहानी ये है कि वायनाड वंश के राजा हुआ करते थे चिक्का कृष्ण राज। और इनके दो पुत्र थे, एक थे देवराज और एक थे नंदराज। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन दोनों बेटों में संपत्ति को लेकर के युद्ध हुआ। और इन दोनों की जो क्लेश थी इसी का फायदा उठा करके हैदर अली ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो हैदर अली स्टार्टेड एज प्रिटी आर्मी ऑफिसर इन द मैसूर आर्मी एंड लेटर ऑन कैप्चर्ड पावर आफ्टर द डेथ ऑफ नंदराज। इन दोनों भाइयों की लड़ाई हुई, नंदराज की हत्या करी गई और देवराज को अपदस्थ करके हैदर अली ने सत्ता पर कब्जे कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हैदर अली ने किसकी हत्या करके मैसूर वंश पर कब्जा किया था? तो देवराज की हत्या करी थी। अब हैदर अली की कुछ खासियत है। खासियत यह है कि इसकी फ्रेंच आर्मी से अच्छे रिलेशंस हैं। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि फ्रांस और भारत के रिलेशंस उस जमाने से ही बहुत अच्छे रहे हैं। तो चूंकि इसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इसलिए ट्रेन हिज आर्मी ऑफ यूरोपियन लाइंस, इसकी जो सेना थी उसको यूरोपियों के तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई थी। अब यूरोपियन आर्मी की तर्ज पे अगर आप अपनी सेना को ट्रेनिंग देंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक वेपन चलाना जानेंगे, वॉर की नई नई टैक्टिक्स जानेंगे। तो हैदर अली की जो आर्मी थी वो काफी मजबूत फील होती थी। साथ ही साथ ही सेटअप मॉडर्न आर्टिलरी, इसके पास में तोपखाना था। और उस जमाने में तोपखाना होने का मतलब है आपकी सेना बहुत मजबूत हो जाती है। तोपखाने का मतलब कोई बड़ी बड़ी तोपें नहीं है, छोटी 4-4 फीट की तोपें हैं। वायर खींचो, गोला निकलता है, जाके 100 मीटर आगे गिरेगा और कहीं ना कहीं वो कैजुअलिटी तो करेगा। तो ये बहुत बड़ी खासियत थी। और हैदर अली की मृत्यु कब होती है? द्वितीय आंग्य मैसूर युद्ध में होती है 1782 में। तो हैदर अली डाइड ऑन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर इन 1782। इतनी कहानी फटाफट लिखिए। अब देखते हैं कि अंग्रेजों का यहाँ पर क्या रोल था। अब हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान सत्ता में आएंगे। तो सबसे पहले टीपू सुल्तान को देख लीजिए कैसे थे। टीपू सुल्तान की जो तस्वीर आपको दिखाई जाती है अक्सर, टीपू सुल्तान वैसे नहीं थे, ये ओरिजिनल तस्वीर है टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, हमेशा इस बात को लेकर मतभेद रहता है कि हिंदू शासक होगा तो हिंदुओं का हित करेगा, मुसलमान शासक होगा तो मुसलमानों का हित करेगा। ये बात किस हद तक सही है? इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है कि जब आपको कोई बुजुर्ग मुसलमान मिले जिसकी उम्र कम से कम 50 साल हो, तो उससे पूछिए कि आपके जो बाबा थे, देखा जरूर होगा, तो क्या आपके बाबा भी ऐसे टोपी लगाते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, मूछें गायब रखते थे, ऊंचा पायजामा पहनते थे? ये प्रश्न पूछेगा। और बाबा के पिताजी क्या ऐसा करते थे? और जो आपकी दादी थी क्या वो हिजाब पहनती थी?
बुर्का पहनती थी? मैक्सिमम टाइम आपको आंसर मिलेगा नो, नहीं, वो लोग नहीं करते थे। तो फिर आप क्यों करने लगे? अब 50 साल के आदमी से उसके बाबा के लिए पूछ रहे हो, तो इसका मतलब ये घटना करीब 100-150 साल पुरानी हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके और 200 साल पीछे चले जाइए। तो एक व्यक्ति है, तो उसका नाम था अब्दुल वहाब। तो 19th सेंचुरी में एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन का नाम है वहाबी आंदोलन। और जिस व्यक्ति ने यह आंदोलन चलाया था उसका नाम था अब्दुल वहाब। ये रहने वाला सऊदी अरब का था। संक्षेप में ये कहानी मैं आपको सुना दे रहा हूं। अब्दुल वहाब का ये मानना था कि अमेरिका से लेकर जापान तक कोई भी क्रिश्चियन हो, तो वो केवल एक ही भगवान को मानता है, एक ही गॉड को मानता है, जीसस को मानता है। पूरी दुनिया में रहने वाला कोई भी हिंदू हो, वो अपने देवी देवताओं को मानता है। लेकिन मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान जिस भी देश में जाते हैं या जिस भी देश में रहते हैं, वहां की संस्कृति को अपना लेते हैं। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि धर्म एक अलग शब्द है और संस्कृति एक अलग शब्द है। धर्म का मतलब है रिलीजन और संस्कृति का मतलब है कल्चर। मान लीजिए मेरा धर्म हिंदू है, लेकिन मैं न्यूजीलैंड में जाके रहने लग जाऊं, तो न्यूजीलैंड का कल्चर क्या है? इंडिया के जैसा तो नहीं है। आइलैंड कंट्री है, साल के ज्यादातर महीनों में सर्दी होती है, लोगों का रहन सहन खाने पीने का तरीका अलग है। तो अगर मैं वहां जा करके और सुबह से शाम तक माला जपूंगा और वहां के लोगों के बीच में अपने धर्म को अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो मैं बुरा बन जाऊंगा। तो आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन आप जिस संस्कृति में रहते हैं उस संस्कृति को आपको मानना पड़ेगा, तभी हम आगे पाएंगे। अब मान लीजिए इस्लाम धर्म है। भारत के मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे अलग क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो रिलीजियसली तो इस्लाम है, लेकिन कल्चर इंडियन है। अब इंडियन कल्चर में 3 स्पष्ट रूप से मौसम होता है। खूब बढ़िया नदियां हमारे देश में है, हर तरीके की वनस्पति है, हर तरीके की कृषि है। तो क्या भारत का मुसलमान साल के 365 दिन नॉनवेज खाता है? बिल्कुल नहीं। वो भी दाल चावल खाता है, दाल रोटी का शौकीन होता है। जब दिवाली का पर्व मनाया जाता है, तो क्या मुसलमान अपना घर लॉक करके बैठ जाता है? वो भी हमारे त्योहारों में शामिल होता है। भले ही वो पटाखे ना जलाए, भले ही वो आपके घर मिठाइयां लेके ना जाए, लेकिन आपके त्योहार में शरीक होता है, आपकी खुशी में वो खुश रहता है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। होली में आपने मुसलमानों को भी रंगे देखा होगा, और अब तो बहुत सारे मुसलमान हैं जो होली मनाते हैं। तो ये भारत का कल्चर है। भारत में रहने वाले जो 20 करोड़ मुसलमान हैं आज की डेट में, इनमें से कितने करोड़ होंगे जो मक्का मदीना गए होंगे? कुछ लाख, इससे ज्यादा तो नहीं। और वो भी मक्का मदीना वो लोग गए होंगे जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, इतना पैसा लगता है, इतना खर्च होता है। तो जो लोग नहीं गए उनका मक्का मदीना तो सब यही है ना, वो यहीं से बैठ के नमाज पढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं कल्चर। जहां आप रहते हैं वहां के रंग में रंग जाना, यह है कल्चर। लेकिन धर्म आपकी निजी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, वो आपका पर्सनल फेथ एंड बिलीफ है। तो अब्दुल वहाब का यह कहना था कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई मुसलमान रहता हो, अगर वो मुसलमान है तो उसको केवल एक कल्चर मानना चाहिए, और वो है अरेबिक कल्चर, वो है सऊदी अरब का कल्चर। और उसने पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया जिसको वहाबी आंदोलन कहते हैं। उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो मानने वाले हैं, उनको वहाबी मुसलमान कहा जाता है। और वहाबी मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जिस देश में रहते हैं वहां के कल्चर को नहीं मानते हैं, वो अरब के कल्चर को मानते हैं, और यही फसाद की जड़ है। क्योंकि जब आप रहेंगे कहीं और कल्चर कहीं का मानेंगे, तो इवेंट्स के बीच में ऑड नजर आएंगे और आपको लोग संदेह की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन अब्दुल वहाब का यह कहना था कि उसका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अंग्रेजों के विरुद्ध है। दुनिया भर का मुसलमान यदि सांस्कृतिक रूप से एक हो जाए, तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर सकेगा। इस उद्देश्य के साथ वहाबी मूवमेंट आया था। लेकिन आज वहाबी मूवमेंट पूरी तरीके से कट्टरता पर बेस हो गया है। आज आपको किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को अगर आप मानेंगे, तो आप मेट्रोपॉलिटन, आप कॉस्मोपॉलिटन कभी बन ही नहीं पाएंगे। और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, उनका अच्छा करियर बने, वो अच्छे तरीके से रह सके। धर्म को लेकर के क्या कीजिएगा? दरवाजे से धर्म को अंदर लाओगे, खिड़की से धर्म कूद के बाहर भाग जाएगा जैसे ही तुम्हारे घर में गरीबी आएगी। तो आज जरूरत है पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने की। तो अब्दुल वहाब के पहले इस्लाम अलग था, अब्दुल वहाब के बाद इस्लाम बदल गया। तो ये जो वहाबी मुसलमान होते हैं, इनका कल्चर है जो मैंने अभी आपको बताया, कि दाढ़ी रखना, टोपी लगाना, मूछें न रखना, छोटा पैजामा पहनना,
औरतों को हिजाब पहनना, ये सांस्कृतिक रूप से एक हो रहे थे। अब आप जरा टीपू सुल्तान की इमेज देखिए। क्या टीपू सुल्तान आपको ऐसा लगता है दिखने से? या अगर मैं टीपू सुल्तान की इमेज आपको बिना नाम के दिखा देता और कहता जी बताओ ये कौन है, तो आप यही तो कहते कि कोई राजा महाराजा है। ये शकल से लग रहा है क्या मुसलमान, या कहीं लिखा हुआ है? हिंदू ही लग रहा है ना। तो सब ऐसे ही रहते थे। आप लोगों ने मध्यकाल पूरा पढ़ा है, आपने अकबर को देख के पता लगाया क्या कि मुसलमान है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, किसी की शक्ल से लगता था क्या कि मुसलमान है? क्योंकि तब ये कट्टरता नहीं थी, ये वहां भी फॉर्मूला नहीं चलता था तब। तो टीपू सुल्तान ने अपने पापा की जो ट्रेंड था उसको जारी रखा और फ्रांस के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखे। फ्रांस की क्रांति जब हुई तो फ्रांस में गरीबी है, फ्रांस में अशिक्षा है, ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो वहां के जो विचारक हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्ल मार्क्स है, तो जब वो लोग कुछ लिखेंगे, कोई ऐसा विचार लिखेंगे जिससे क्रांति आ सकती है, जिससे लोगों का भला हो सकता है, जिससे साम्राज्यवाद का अंत हो सकता है, तो वो अखबार में छपेगा और अखबार गली गली बांटे जाएंगे। लेकिन उन अखबारों को पढ़ना कौन जानता है? कोई नहीं। जैसे आज भी आप लोग सुनते हैं कि गांधी जी अखबार निकाले, यंग इंडिया, गांधी जी अखबार निकाले, हरिजन, गांधी जी अखबार निकाले, इंडियन ओपिनियन। पढ़ना कौन जानता है? गांधी जी के तो सारे अखबार अंग्रेजी में है। लिटरेसी रेट ये है, पढ़ेगा कौन? कैसे गांधी जी का विचार आदमी जानेगा? तभी तो आज आदमी गांधी जी को भी गालियां देता है। लेकिन गांधी जी ने इस देश के लिए क्या कर दिया, वो तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग जान सकते हैं, जो उनके विचार को पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी विचारकों के ये थॉट्स जब अखबारों में छपते थे, तो वो अखबार घर घर नहीं जाते थे, वो अखबार जाते थे एक पर्टिकुलर प्लेस पर, और उस पर्टिकुलर प्लेस को कहा जाता था जैकोबियन क्लब। आई बात समझ में? जैकोबियन क्लब का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर आप लोग लाइन से दीवारों के किनारे किनारे कुर्सियां डाल के बैठ जाइए। वहीं दीवारों पर एक ट्रे लगी होगी दीवार में फिक्स होकर के, जिसमें आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम होगा, जिसका पैसा आपको खुद देना है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने मंच पर आके खड़ा होगा और वो अखबार पढ़ेगा, और अखबार पढ़ के आप लोगों को समझाएगा कि अखबार में क्या छपा हुआ है और इस बात का क्या महत्व है। आप लोग उस व्यक्ति से अपने डाउट पूछ सकते हैं, और फिर सब लोग आपस में चर्चा करके एक साझा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब आगे का मूवमेंट क्या होना चाहिए। तो जिस जगह पर ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं उसको क्या कहते हैं? जैकोबियन क्लब कहते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरे शब्दों में, क्या ये मान लिया जाए कि जैकोबियन क्लब फ्रांस में क्रांति का प्रतीक बने? वहीं से तो क्रांति की मशाल उगी। तो यदि जैकोबियन क्लब फ्रांस में क्रांति का प्रतीक बने, तो यदि भारत में कोई व्यक्ति जैकोबियन क्लब बना दे तो फ्रांस को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। अगर आज अमेरिका में कोई सीना ठोक के राष्ट्रगान गा दे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो उसी तरीके से भारत में कोई जैकोबियन क्लब अगर बना दे तो फ्रांस को अच्छा लगेगा, फ्रांस भी गौरवान्वित महसूस करेगा और फ्रांस उस व्यक्ति का सहयोग करेगा। तो भारत में ये जैकोबियन क्लब्स बना दिए टीपू सुल्तान ने। आई बात समझ में? अब हम यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जैकोबियन क्लब को फ्रांस को खुश करने के लिए बनाया गया, लेकिन ये जरूर है कि जैकोबियन क्लब जब इंडिया में बनाए जाएंगे तो इंडियन कंटेक्स्ट में बनाए जाएंगे, तो फ्रांस का सहयोग तो कहीं ना कहीं मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने करी? टीपू सुल्तान ने करी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की कहानी को पढ़ते हैं फटाफट। टीपू सुल्तान सत्ता में आया। सत्ता में आने के बाद इसने नया कैलेंडर लॉन्च किया, नए सिक्के लॉन्च किए, नया वेट एंड मेजरमेंट लॉन्च किया। जो बांट होते हैं ना वजन करने वाले, वो नया मेजरमेंट इसने लाया। साथ ही साथ इम्प्रोवाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, कृषि में भी इसने सुधार किए, ट्रेड में भी इसने सुधार किए। और इसने अबेंडन द कस्टम ऑफ गिविंग जागीर, जागीर बांटने की परंपरा को खत्म कर दिया। जब भी जागीर बांटने की परंपरा को खत्म किया जाएगा तो इसे अच्छा कदम माना जाएगा, क्योंकि जागीरदार ही जागीर बांटेगा और वो अपने लोगों को बांटेगा। तो किसानों का इसमें बहुत नुकसान होता है। आज भी आप लोग देखते हैं कि जो भूमिहर हैं हमारे देश में, एक पर्टिकुलर जाति होती है जिसको भूमिहर कहा जाता है। और भूमिहर ज्यादातर कौन लोग होंगे? एससी एसटी होंगे, क्योंकि इन्हीं का शोषण हुआ शताब्दियों तक। तो इनके पास जमीनें ना होने का कारण क्या है? क्योंकि बड़े बड़े जो अंग्रेज अफसर हुआ करते थे उन लोगों ने जागीरें किन्हें दी? ठाकुरों को दी, क्योंकि ठाकुर राजा हुआ करते थे। और जब उनको जागीरें मिलेंगी तो वो किसको जागीरें बांटेंगे? अपने लोगों को जागीरें बांटेंगे। तो जो दलित पिछड़ा वर्ग हुआ करता था, अल्पसंख्यक वर्ग हुआ करता था, ये वहां पे काम करता था, इनके पास जमीनें नहीं थी। तो टीपू सुल्तान ने इस परंपरा को ही खत्म कर दिया। साथ ही साथ रिड्यूस द पावर ऑफ पॉलीगर, ये बड़े बड़े जो उद्योगपति थे इनकी शक्ति को भी उसने कंट्रोल किया।
ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रेनिंग आर्मी ऑन यूरोपियन लाइंस, इसने भी अपनी सेना को यूरोप की तर्ज पर ट्रेनिंग दी। सपोर्टेड द फ्रेंच एंड सेटिंग ऑफ जैकोबियन क्लब्स, फ्रांस को इसने सहयोग का वादा किया और भारत में जैकोबियन क्लब की स्थापना करी। एक जगह है कर्नाटका में जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। आगे चल के टीपू सुल्तान की मौत भी वहीं होगी, बहुत थक कर, बहुत बेइज्जत होकर। तो इसने श्रीरंगपट्टनम में एक पेड़ लगवाया जिसको कहा जाता था द ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का वृक्ष, और उस पर एक बड़ी सी घंटी लगी थी। और ऐसा नियम था कि जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित होगा तो वो आके उस बेल को बजाएगा और तुरंत जो अफसर है वो समझ जाएंगे कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, वो आएंगे, उसकी समस्या को सुलझाएंगे। तो इस वृक्ष को कहा गया था ट्री ऑफ लिबर्टी। क्या मध्यकाल में भी ऐसा कोई बादशाह हुआ? जहांगीर ने भी घंटी लगवाई थी। इसके बाद एक बहुत अच्छा काम है जिसकी मैं पर्सनल लेवल पे प्रशंसा करता हूं। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, जो सबसे महान संत हुए, जिनकी कोई आलोचना कर ही नहीं सकता, उनके आगे सब साष्टांग हैं। नाम? अरे एकमात्र संत है, जगत गुरु शंकराचार्य। कोई विवाद इनको लेकर के नहीं, कोई पाखंड इन्होंने फैलाया नहीं, और एक महान सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद का सिद्धांत। तो जब ये अपने घर से ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे तो कर्नाटक में ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जिस जगह पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस जगह पर इन्होंने पीठ की स्थापना करी थी जिसे श्रृंगेरी मठ आज कहा जाता है। इनके गुरु थे गोविंदाचार्य, और वहां पर आज शारदा माता का मंदिर भी है। समय के साथ वो चाहे एक्सटर्नल अटैक्स हुए हों, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हुए हों, वो पीठ और मंदिर बुरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तो टीपू सुल्तान ग्रैंड द फंड्स फॉर द रिपेयर ऑफ श्रृंगेरी टेंपल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द इमेज ऑफ गॉडेस शारदा। टीपू सुल्तान ने पैसे दिए थे कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाइए, इसको फिर से बनवाइए, और शारदा माता की यहाँ पर उसने प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। ठीक है, शारदा माता बहुत लोगों की कुलदेवी भी होती हैं, तो स्थापना करवाई थी। तो ये जो लाइन है आखिरी वाली, ये हमको टीपू सुल्तान के टॉलरेंट बिहेवियर के बारे में बताती है। वरना बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि टीपू सुल्तान हिंदुओं का विरोधी था, ये था, वो था। ठीक है, एक आध बार उसने कोई काम कर दिया होगा तो कोई हिंदू विरोधी नहीं हो जाता है। ठीक है, और बड़े लोग जो होते हैं, सत्ता वाले लोग जो होते हैं, उनके ऊपर ऐसे आरोप लगते ही हैं। एक बार सावन का महीना था, एक परिवार गंगा स्नान करने गया सोमवार को। तो सास, बहुरिया और लड़का, तीन लोग स्नान कर रहे थे। अचानक से तेज लहर आई और तीनों बह पड़े। तो लड़का जैसे तैसे हाथ पांव मार के बाहर आ गया। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। भीड़ इकट्ठा हो गई। तो उनमें कुछ लोग तैराकी जानते थे, तो वो फटाफट कूद गए, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि अबे तेरी बीवी बह जा रही है। एक बार वो भी चिल्ला दे कि मेरी बीवी को बचाओ ताकि उधर भी किसी की नजर पड़ जाए। तो उसने कहा नहीं, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। फिर जब जोर दिया गया कि बीवी को क्या मारना चाहते हो, बोला नहीं, मेरी माँ को बचाओ। बोले क्यों? बोले मेरी माँ को बचाओ, बीवी को अभी दर्जनों लोग बचाएंगे अपनी जान पे खेल के, उसको बचाने के गुहार थोड़ा लगानी है, माँ को बचाओ मेरी। तो देखिए उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। तो यदि एक लड़की और एक लड़का आपके पास मदद मांगने आ जाएं, तो ये तो ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर आप लड़के हैं तो लड़की की मदद करेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर, और अगर आप एक लड़की हैं तो लड़के की मदद करेंगी, सॉफ्ट कॉर्नर। लेकिन ये पैरामीटर आपके बायस्ड होने का पैरामीटर तो नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। तो टीपू सुल्तान ने भी अगर मुसलमानों के लिए कोई काम किया होगा तो उसके इस कदम से हम ये कैसे कहते हैं कि हिंदुओं का विरोधी है। हालांकि ये भारतीय राजनीति में बहुत कड़ाई के साथ इसको चित्रित किया जाता है। जो राष्ट्रवादी मीडिया है हमारे देश में, वो टीपू सुल्तान को अपना विलन मानती है। मैं नहीं मानता, मैं नॉन बायस्ड तरीके से आपको पढ़ाता हूँ। ये पीपीटी मेरी अपनी बनाई हुई है एनसीईआरटी के आधार पर। आगे बात सुन में, तो याद है किसी को टीपू सुल्तान की तलवार? सुना है कभी किसी ने टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में? टीपू सुल्तान के पास एक तलवार थी। उस तलवार को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं न्याय की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। टीपू सुल्तान के मरने के बाद चूंकि एंग्लो मैसूर वॉर ही हुआ है तो अंग्रेजी तो ले जाएंगे लूट के, तो अंग्रेज ले गए थे लूट के। 300 साल बाद बकिंगम पैलेस में उस तलवार की नीलामी हुई थी, और नीलामी का बेस प्राइस था 8 करोड़ रुपए एक तलवार का। हिंदुस्तान में किसी के माथे पर जू नहीं रहेगा क्योंकि वो टीपू सुल्तान की तलवार है। अरे इसी देश में पैदा हुआ, इसी देश में मर गया, अपनों के लिए लड़ते हुए मर गया, उसकी तलवार से क्या दुश्मनी? यार ले आते जाके, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं। जब कोई नहीं गया तब अपना भाई विजय माल्या गया।
होगा वो शराब कंपनी का मालिक, होगा वो अय्याश आदमी, लेकिन वो गया और उसने बोली में जाते ही पता है क्या कहा? 20 करोड़। नशे में रहता है ये 24 घंटा। 20 करोड़, हो किसी दम तो बोलो इसके ऊपर। फ्लैट 20 करोड़ में ले आया तलवार। तो जब बंबई एयरपोर्ट पे उतरा था तो ऐसे तलवार लेके उतरा था। ये घटना है 2004 या 5 की, गूगल पे देख लीजिएगा। और वो तलवार उसने लहराई, और उससे महान चीज, वो तलवार किसको दे दी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अपनी ट्रेजरी में रख लो ले जा। तो ये सब कुछ एक ऐसी बातें हैं। अब विजय माल्या तो दुनिया गाली बकती है, अब ये कहानी सुनने के बाद बको गाली नहीं दे पाओगे ना। तो वही चीज समझाना चाह रहा हूं कि बायर्स होने का कोई पैरामीटर नहीं है। दुनिया उसको भगोड़ा कहती है। 12,000 करोड़ लेके भाग गया, 12,000 करोड़ लेके भाग गया, तो भैया मेरे, तुम्हारे गर्दन पे उसने तलवार रख के तुमसे लिए थे क्या 12,000 करोड़ रुपए? या बैंक मैनेजर के उसने चाकू घुसेड़ के लिए थे? तुम ही लोग तो पीछे पीछे भागते थे, सर ले लो, सर ले लो। आगे बढ़ते हैं। ये मैप आपने देख ही लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ये मैसूर डायनेस्टी का नक्शा है। जितने भी नाम आपने सुने होंगे टीपू सुल्तान से रिलेटेड, सब यहाँ पर है। ये देखिए श्रीरंगपट्टनम, ये है कावेरी नदी के तट पर है, यहीं पर टीपू की मौत हुई थी। ये कालीकट है, जिस पोर्ट को लेकर के अक्सर विवाद हुआ करता था। ठीक है, ये मैसूर है, मेन मैसूर ये है। आज ये कर्नाटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ। एंग्लो मैसूर वॉर होगा, जाहिर सी बात है मैसूर को हराने के लिए। तो 4 लड़ाइयां हुई टोटल। एंग्लो मैसूर वॉर 4 बार हुआ। पहला हुआ 1766 टू 1769, दूसरा 1780 टू 84, तीसरा 89 92 और चौथा 1799। तो फाइनली मैसूर की हार होती है 1799 में। अब आइए फटाफट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की कहानी ये है, पहले सुन लीजिए। अंग्रेजों को अच्छी तरीके से पता है कि हैदर अली को नहीं हराया जा सकता। अभी फर्स्ट एंग्लो मैसूर का मतलब हैदर अली होगा। हैदर अली का मतलब टीपू सुल्तान के फादर। तो अंग्रेजों को अच्छी तरीके से पता है कि हैदर अली को नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि हैदर अली के साथ फ्रांस का पूरा सपोर्ट है और उसकी अपनी सेना बहुत पावरफुल है। और अंग्रेज बंगाल में पावरफुल है, मैसूर में थोड़ा ना पावरफुल है। फिर इन लोगों ने यही नक्शा उठाया, तो देखा कि भाई मैसूर के एक तरफ हैदराबाद है, जहां पर निजामों का शासन है, एक तरफ मराठे हैं, जहां पर मराठों का शासन है, पेशवाई चलती है यहाँ पर। तो डिवाइड एंड रूल, युद्ध का चौथा नियम भेद। पहुंचे निजाम के पास, निजाम साहब सलाम पेश करते हैं। निजाम ने कहा बताओ। कुछ नहीं, आपका हाल चाल लेने आ गए, ये लो आपके लिए गिफ्ट। गिफ्ट में एक ही चीज, अंग्रेजी शराब। ये सब देशी ठर्रा पीने वाले, इनको स्कॉच और सिंगल मॉल्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, होंगे अमीर। आज भी आप लोगों ने देखा होगा गांव में एक से एक अमीर है, करोड़पति अरबपति, लेकिन पियन क्या? राष्ट्रीय शराब, करीना कटरीना माधुरी। तो जहाँ स्कॉच पिलाई तो फिर बात बनती है। कुछ पेंटिंग्स उपहार में दी, कुछ गिफ्ट उपहार में दिए, फिर साथ सब कुछ बढ़िया। एक चीज मजा नहीं आती है। बोले क्या? बोले आप ठहरे कट्टर सुन्नी, हैदर अली शिया। अली जिसके नाम में लगा वो शिया होता है। हैदर अली शिया। एक दिन हम उसके पास गए थे किसी काम से, वो पोल तोड़ के कुछ काम से, कह रहा था सुन्नियों को खत्म कर देंगे। निजाम रहे, वो सुन्नियों को खत्म कर देगा? अरे सुन्नियों ने शियाओं को खत्म कर दिया, 30% शिया बचे हैं, मुझको खत्म कर। बोले हैदराबाद के निजाम जो शेर लेकर बैठे हैं उसको कुत्ते बिठा दे हमारे। अरे ऐसी बात, अभी बताते हैं उसको। बोले नहीं साहब, आप क्यों बताओगे? आपका भाई जिंदा है जी, हम बताएंगे। बोले तुम बता लोगे? बोले हाँ बता लेंगे, जरूरत पड़ेगी आपको बुला लेंगे। ठीक, पहुंचे मराठों के पास। पेशवा को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ कहो कैसा आना हुआ? अरे बस आपकी छत्र छाया में जी रहे। पेशवा पीते नहीं थे, पेशवा ब्राह्मण थे। तो पेशवाओं के लिए अलग तरीके के गिफ्ट, छोटा तमंचा, कोई पिस्तौल, कुछ। बताओ कैसे होगा? सब सब कुछ बढ़िया, बस एक चीज अच्छी नहीं लगती है। बोले क्या? बोले मुसलमानों की नीयत भारत को लेकर अच्छी नहीं है। बोले मतलब? बोले मैंने ऐसा सुना है कि भारत के शिया और सुन्नी एक हो रहे हैं और एक होकर के मराठों को मारने की योजना बना है। बोले हैं ऐसा? हाँ। बोले योजना बनाई किसने? बोले वो हैदर अली। हैदर अली की इतनी औकात? हाँ। और निजाम उसके साथ मिलने जा रहा है, जो हमारे सामने आंख नहीं उठाता। बोले हाँ। बोले लेकिन इसमें निजाम की ज्यादा गलती नहीं है, वही भर रहा है हैदर अली। बोले चलो बताते हैं। बोले आपको बताओ साहब, हमें ना जरूरत पड़ेगी आपको बुला लेंगे। ठीक है। निष्कर्ष ये है कि अंग्रेजों ने मराठों और निजामों को अपने विश्वास में
ले लिया। हमले का दिन निश्चित हुआ, साहब भेज दो 4 आदमी, साहब भेज दो तुम भी। हैदराबाद से भी सेना मंगा ली, मराठों की सेना मंगा ली, अंग्रेज की अपनी सेना है, और तीनों सेनाओं ने मिल करके मैसूर पे हमला कर दिया। और सब देखो कंफ्यूजन में है, किसी को सच्चाई नहीं पता है। यही तो झगड़े की जड़ है। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी दीवारों के कान होते हैं, कोई कुछ कहे तो पहले कंफर्म कर लो, ये नहीं सीधे चले गए लिए बड़े तोपची। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी बेहुदा कहानियों से। तीनों सेनाएं पहुंच गई। निजाम की बड़ी सेना, मराठों की शक्तिशाली सेना और अंग्रेजों की ऑटोमेटिक सेना जब मैसूर पे हमला करेगी तो हैदर अली का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हैदर अली ने तीनों को पटक के मारा और इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। तीनों को पटक के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, उसकी सीमा में भगा के मारा। एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज वन बाय द मैसूर। अब ये कहानी सुन के आपकी आंखें आश्चर्य से फटी रह सकती हैं कि यार ये इतिहास में पहली बार कैसे हो गया, अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक जहां अंग्रेज पैदल थे वहां जीत निश्चित है। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि तुम्हारे पास बम, तुम्हारे पास तमंचा, तुम्हारे पास तोप, तुम्हारे पास तोप खाना। अरे फ्रांस से सेना तैयार करा के आया है वो, शूरवीर है वो हैदर अली। तुम्हें गोली चलाओगे, हम गोला चलाएंगे। हरा दिया। अंग्रेज समझ गए अच्छी तरीके से, अपना इधर भाई कुछ भला नहीं होने वाला है, तैयारी मजबूत करो। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की कहानी है यही कि निजाम, अंग्रेज और मराठे, इन तीनों की लड़ाई किससे होने जा रही है? हैदर अली से। और युद्ध का परिणाम आपको बता दिया मैंने। तो जो कॉन्स्पिरेसी मैंने आपको बोल के सुनाई वो इतिहास के पन्नों में किस भाषा में दर्ज है वो भी देख लीजिए कि निजाम डिड नॉट लाइक मैसूर सो सपोर्टेड ब्रिटिश इन हिज वेंचर। निजाम मैसूर को पसंद नहीं करता था क्योंकि शिया सुन्नी का मामला था। मराठा फेल्ट थर्टेन्ड बाई मैसूर सो दे ऑल्सो सपोर्टेड ब्रिटिश। मराठों को ऐसा लगा कि मैसूर की तरफ से धमकी आ रही है हमको मारने की, हिंदुओं को खत्म करने की, तो इसने भी अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिया। और ब्रिटिश ऑलरेडी फोर्ट प्लासी, वांडी बॉश एंड बक्सर एंड व्हाट ऑल दिस। अंग्रेजों के पास इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हमने पुर्तगालियों को मारा, डचों को मारा, फ्रांस को मारा, प्लासी मारा, बक्सर मारा, हमें कौन मारेगा? तुम्हें मारेगा हैदर अली। तो हैदर अली ने उठा के पटक दिया इसको। तो एंग्लो मैसूर वॉर 4 है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर देख लीजिए। आर्मीज ऑफ 3 बिग पावर वर्सेस मैसूर। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक तरीके से हैदर अली वॉन दिस वॉर। ट्रीटी साइंड नियर मद्रास डिक्टेटेड बाय हैदर अली। और जब भी युद्ध जीतेगा कोई तो संधि होगी, वो मार खाएगा। अब तू लिख, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। तो प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। संधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस संधि में सारी शर्तें किसकी चली? हैदर अली की चली, क्योंकि वही जीता है। अब आइए दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में, 1780 से 1784। अच्छा ये बताइए कि अब अंग्रेजों की सीधे लड़ाई करने की हिम्मत पड़ेगी क्या? सीधे लड़ाई का रिजल्ट आप देख ही चुके हैं। तो इस बार दूसरे तरीके से लड़ाई लड़ी गई। ब्रिटिश सीज्ड द फ्रेंच पोर्ट माहे। माहे वही वहीं बगल में, कर्नाटक में ही। तो माहे पोर्ट को इन लोगों ने सीज कर दिया। एंड दिस पोर्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मैसूर एज मैक्सिमम सप्लाई यूज्ड टू कम फ्रॉम दिस पोर्ट। फ्रांस से जो सप्लाई आती है मैसूर के लिए वो इसी पोर्ट से आती है। और जब आप पोर्ट को सीज कर देंगे तो सप्लाई रुक जाएगी। और जब पोर्ट को सीज करेंगे बिना किसी कारण के तो ये तो झगड़ा मोल लेने वाली बात हुई, झगड़ा मोल लिया जाएगा। लेकिन यहां से अंग्रेजों को एक फायदा हो जाएगा कि सप्लाई कट गई। और जब सप्लाई कट गई तो फिर सो वॉर टुक प्लेस। हैदर अली डाइड। इस युद्ध में हैदर अली की मौत हो गई। शूरवीर है, योद्धा है, लेकिन ये कोई पिक्चर की कहानी थोड़ा ना है जो हीरो 20 गोली लगने के बाद भी लड़खड़ाता हुआ आएगा और अपने बाप की मौत का बदला लेगा। मर गया, गोली लग गई, मर गया। तो हैदर अली इस युद्ध में मारा गया और यहाँ पर ट्रीटी साइन हुई जिसे कहा जाता है मंगलोर की संधि। मैंगलोर भी पोर्ट है। अब इस ट्रीटी को डिक्टेट कौन करेगा? अंग्रेज, जाहिर सी बात है। तीसरे युद्ध में जाहिर सी बात है टीपू सुल्तान अब राजा होगा। अंग्रेज चूंकि ऐसा सांप है कि या तो फन कुचल दो नहीं तो फोटो खींच लेता है। तो अगर वो एक लड़ाई जीत गया तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वो हारेगा नहीं। तो इधर टीपू सुल्तान सत्ता में आया, उधर अंग्रेज विक्टोरियस हो चुके हैं, अविजित है, मैसूर कमजोर हो गया है। और बिना लड़ाई के ही तीसरे युद्ध में संधि हो गई है जिसे कहा जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि में कई सारी अपमानजनक शर्तें हैं। आप हार गए, आप कमजोर हैं। राजा अपमान सिर्फ अपनी प्रजा के लिए बर्दाश्त करता है।
कहीं उसकी प्रजा को कोई समस्या ना हो, कहीं कोई ऐसा कानून ना पारित कर दिया जाए जिसके द्वारा कोई आफत आ पड़े, इसलिए उसको साइन करना पड़ा। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना सनी देओल वाली, घातक। तो वो उसके पापा को, अमरीश पुरी को जब मारता है कातिया भरे बाजार में, तो आपने देखा उसके गले में जंजीर बना के उसको कुत्ते के जैसा बर्ताव उसके साथ करता है। तो अपमानजनक, इसको कहते हैं अपमानजनक। मारने को गोली मार के भी मारा जा सकता है। तो जब आप अपमान करते हैं, तो जो इगोइस्टिक व्यक्ति है, जो आत्मसम्मान वाला व्यक्ति है, वो मरना पसंद करेगा, अपमान पसंद नहीं करेगा। तो कहते हैं कि इसी संधि के बाद टीपू सुल्तान बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, कॉन्फिडेंस उसका खो गया, याददाश्त कमजोर होने लगी। वो दिन रात सिर्फ यही सोचा करता था कि अब क्या होगा, और मौका देख करके चौथा हमला कर दिया गया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। मैसूर हैड वीकेंड अप दिस टाइम। मैसूर कमजोर है पहले से ही। द ब्रिटिश आस्क्ड टीपू सुल्तान टू साइन सब्सिडियरी लाइन बट ही रिजेक्टेड। सहायक संधि की कहानी कल मैं आपको सुना चुका हूं। तो सहायक संधि पे साइन करो, हमारे अधीन हो जाओ, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम्हें पेंशन मिल जाएगी। लेकिन कहा ना कि वो आत्मसम्मानी आदमी है, तो उसने मना कर दिया कि मैं सब्सिडियरी लाइन में नहीं आऊंगा। तो फिर मैसूर पे दो तरफ से हमला हो गया। निजाम ने हमला किया पूरब से, अंग्रेजों ने हमला किया दक्षिण पश्चिम से, और टीपू मारा गया श्रीरंगपट्टनम में, और मैसूर वॉज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस तरीके से मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लेटर ऑन अ पपेट किंग फ्रॉम ओल्ड वाइनर डायनेस्टी वाज इंस्टॉल्ड एट द सीट। जैसा कि मैंने आपको बताया, अंग्रेजों को शासन नहीं करना है, उनको पैसा कमाना है। तो उन्होंने एक कठपुतली नवाब बंगाली बिठाया था, तो मैसूर में भी उन्होंने वही किया। वही पुराना वाला जो वायनाड डायनेस्टी चलती थी, उसके लंगड़े लूले राजा, उनको उठा के राजा बना दिया और सारे व्यापार पे एकाधिकार कर लिया। तो इस तरीके से मैसूर के ऊपर भी कब्जा हो गया अंग्रेजों का। बात आती समझ में? लेकिन अब तक हम लोगों ने जितनी कहानी पढ़ी, इस कहानी का जो मर्म है वो ये है कि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा मुश्किल कहां पर आई? मैसूर में ही आई ना। और एकमात्र राज्य जहां पे अंग्रेज हारे वो भी मैसूर है। तो मैसूर का बड़ा गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। नोट हो गया? एक बार क्विक रिवीजन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।